नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो बीच में स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। अंत में जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और आज के वीडियो में आपको कितने नंबर आए। यहाँ पर आप आपका आकलन भी कर सकते हैं कि यदि आपके सामने इस तरीके से 30 प्रश्न आ जाएंगे तो उसमें आप कितने नंबर ला सकते हैं। यहाँ जो प्रश्न दोस्तों वो आने वाली सीटेट या फिर अन्य टेट जितनी भी टेट एग्जाम आने वाली है उन सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। तो यहाँ पर पूरा वीडियो आपको देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज के वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही साथ दोस्तों अभी तक आपने हमारे ऐप से टेट सक्सेस को डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको 15,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस व जितने भी हम यहाँ पर वीडियो बनाते हैं उनके सभी की PDF वहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, अपने रेटिंग दे दीजिएगा और अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से कि वहाँ ऐप्स आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें सहायक है शिक्षा मनोविज्ञान। यहाँ पर 4 विकल्प नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्टली इसका आंसर बताऊंगा। इस समय में यदि आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो वीडियो को पुश करके भी अपना आंसर कमेंट्स में या फिर अपनी कॉपी में इसका आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है वो संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में सहायक है शिक्षा मनोविज्ञान। तो यहाँ पर 4th वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है शिक्षा की प्रक्रिया नामक पुस्तक का संबंध किससे। यहाँ पर आपको बताना है 4 विकल्पों में से जो शिक्षा की प्रक्रिया पुस्तक है इसका संबंध किससे है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जेरोम ब्रूनर से संबंध है शिक्षा की प्रक्रिया नामक पुस्तक का। तो यहाँ पर 4th वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवादी नहीं। यहाँ पर आपको बताना है 4 विकल्पों में से कौन व्यवहारवादी नहीं है। तो यहाँ पर हल, थार्नडाइक और गुथरी ये तीनों ही व्यवहारवादी। यहाँ पर एडलर व्यवहारवादी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में मनुष्य के व्यवहार का सदैव अच्छा होना तथा हर मनुष्य का अद्वितीय होना बताया गया है। यहाँ पर आपको बताना है 4 विकल्पों में से मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में ये बताया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ये मानववाद संप्रदाय में बताया गया है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स नामक पुस्तक का संबंध या फिर ये किसके द्वारा लिखी गई। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स नामक पुस्तक, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ये सिगमंड फ्रायड से संबंधित है या फिर इनके द्वारा लिखी गई इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स नामक पुस्तक। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। ये सभी प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इन सभी प्रश्नों पर आपको ध्यान देना है और इन सभी प्रश्नों को अच्छे से आपको नोट कर लेना है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा एक अध्यापक हेतु शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य कार्य। यहाँ पर आपको मुख्य कार्य बताना है शिक्षा मनोविज्ञान का। एक अध्यापक हेतु 4 विकल्पों को आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो एक अध्यापक हेतु जो शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य कार्य होता है वो छात्रों के व्यवहार, आवश्यकताओं तथा समस्याओं के प्रति अंतर्दृष्टि विकसित करना होता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य। यहाँ पर आपको शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा बालक का चहुमुखी विकास करना ही शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मानवतावादी मनोविज्ञान से संबंधित है। यहाँ पर 4 विकल्पों में से आपको बताना है वहाँ कौन सा विकल्प है जो मानवतावादी मनोविज्ञान से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा रोजर्स मानवतावादी मनोविज्ञान से संबंधित है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व। यहाँ पर आपको शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व के बारे में बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है शिक्षार्थी सीखने की प्रक्रिया और अध्यापक, ये तीनों ही शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। 4th वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका सही मिलान नहीं। यहाँ पर आपको बताना है 4 विकल्पों में से किसका सही मिलान नहीं है। तो यहाँ पर पहला विकल्प है मानवतावाद के जो प्रवर्तक है वो कार्ल रोजर्स है, तो बिल्कुल सही है पहला वाला विकल्प। दूसरा विकल्प है प्रकार्यवाद के जो प्रवर्तक है वो विलियम जेम्स है, तो यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प भी हमारा सही रहेगा। तीसरा है संरचनावाद, इसको छोड़ देते हैं। चौथे विकल्प पर आते हैं मनोविश्लेषण के जो प्रवर्तक है वो सिगमंड फ्रायड है। यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा ये सही मिलान है। यहाँ पर सही मिलान कौन सा नहीं है
इसके बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा तीसरा, संरचनावाद। संरचनावाद के प्रवर्तक जॉन बी वाटसन नहीं है, संरचनावाद के जो प्रवर्तक है वो विलियम वुंट है, याद रखिएगा। मानवतावाद के जो प्रवर्तक है वो रोजर्स है, प्रकार्यवाद के विलियम जेम्स है, संरचनावाद के विलियम वुंट है, ना कि जॉन बी वाटसन। और मनोविश्लेषण के जो प्रवर्तक है वो सिगमंड फ्रायड है। और यही पूछा गया था किसका सही मिलान नहीं है, तो यहाँ पर जो सी वाला विकल्प है या फिर तीसरा वाला विकल्प है इसका मिलान नहीं है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को रिक्त स्थान के योग्य बनाती है। किसके योग्य बनाती है? मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के योग्य बनाती है मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षकों को, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, अब्राहम मास्लो कौन थे? यहाँ पर आपको बताना है जो अब्राहम मास्लो थे वो कौन थे, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ये मानवतावादी थे अब्राहम मास्लो, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन व्यवहारवादी नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है चार विकल्पों में से कौन व्यवहारवादी नहीं है, वाटसन, स्किनर, पावलाव या फिर लेविन, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ पर वाटसन, स्किनर और पावलाव ये तीनों ही व्यवहारवादी है, यहाँ पर लेविन व्यवहारवादी नहीं है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान की निम्नलिखित शाखाओं में से अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है? यहाँ पर आपको अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान बताना है, मनोविज्ञान की शाखाओं में से कौन सा है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है नैदानिक मनोविज्ञान। जो नैदानिक मनोविज्ञान है ये अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्यों आवश्यक है दोस्तों? एक शिक्षक को मनोविज्ञान का चार विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चयन करना है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा छात्रों की आवश्यकताओं का ज्ञान होता है, इसलिए एक शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं? यहाँ पर आपको वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी नहीं है इसके बारे में बताना है। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, मिसप्रिंट हुआ है। प्रश्न में लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा अंतर्दर्शन विधि मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है, यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। प्रयोजनात्मक विधि, निरीक्षण विधि और सर्वे विधि ये तीनों ही मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि है, अंतर्दर्शन विधि मनोविज्ञान के अध्ययन की विधि नहीं है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? तीसरा वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, वाटसन द्वारा लिखित एवं वर्ष 1925 में प्रकाशित लोकप्रिय पुस्तक कौन सी? यदि प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 2 से 3 प्रश्न बन रहे हैं। सबसे पहले हम इसका आंसर जान लेते हैं वो कौन सी लोकप्रिय पुस्तक है, तो वहाँ लोकप्रिय पुस्तक व्यवहारवाद है, याद रखिएगा। वाटसन द्वारा लिखित एवं वर्ष 1925 में प्रकाशित लोकप्रिय पुस्तक व्यवहारवाद है। यहाँ पर 2 से 3 प्रश्न बन रहे हैं। व्यवहारवाद किसके द्वारा लिखी गई? वाटसन के द्वारा लिखी गई। कब लिखी गई? 1925 में। कौन सी पुस्तक लिखी गई? व्यवहारवाद लिखी गई। यहाँ पर 3 प्रश्न बन रहे हैं और इन तीनों प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान महत्वपूर्ण क्यों है? यहाँ पर आपको बताना है 4 विकल्पों में से जो अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान है वो क्यों महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है उसको शिक्षा मनोविज्ञान में निहित सिद्धांतों को अपने शिक्षण कार्य में प्रयोग करना होता है, इसलिए अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि में एक व्यक्ति या स्थिति का गहन अध्ययन किया जाता है? वो कौन सी विधि है जिसमें एक व्यक्ति या स्थिति का गहन अध्ययन किया जाता है, तो यहाँ पर वहाँ विधि केस अध्ययन विधि है, याद रखिएगा। केस अध्ययन विधि में एक व्यक्ति या स्थिति का गहन अध्ययन किया जाता है, यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, नियंत्रित दशाओं के अंतर्गत किया गया अध्ययन कहलाता है? क्या कहलाता है? नियंत्रित दशाओं के अंतर्गत किया गया अध्ययन, तो वहाँ प्रयोग कहलाता है, याद रखिएगा। नियंत्रित दशाओं के अंतर्गत किया गया अध्ययन प्रयोग कहलाता है, यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है,
समाजमिति विधि का किसके मापन में प्रयोग किया जा सकता है? यहाँ पर आपको बताना है 4 विकल्पों में से किसके मापन में प्रयोग किया जा सकता है समाजमिति विधि का। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है समाजमिति विधि का समूह समसजकता के मापन में प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान बालक के शैक्षिक वृद्धि एवं विकास का व्यवस्थित अध्ययन है? किसके अनुसार? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है स्टीफन के अनुसार। स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान बालक के शैक्षिक वृद्धि एवं विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, मानवीकृत परीक्षण का अर्थ है। यहाँ पर आपको मानवीकृत परीक्षण का अर्थ बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा विश्वसनीयता, वैधता और मानक, ये तीनों ही मानवीकृत परीक्षण का अर्थ दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रेक्षण विधि में प्रेक्षणकर्ता प्रेषित व्यक्तियों के समूह का सदस्य बन जाता है? यहाँ पर समूह लिखा हुआ है। 4 विकल्पों में से आपको बताना है कि कौन सी प्रेक्षक विधि में प्रेक्षणकर्ता प्रेषित व्यक्तियों के समूह का सदस्य बन जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा प्रतिभागी। प्रतिभागी प्रेक्षण विधि में प्रेक्षणकर्ता प्रेषित व्यक्तियों के समूह का सदस्य बन जाता है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उसे परीक्षा की रिक्त स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? तब उसे परीक्षा की। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है तब उसे परीक्षा की विश्वसनीयता कहते हैं। याद रखिएगा, जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उसे परीक्षा की विश्वसनीयता कहते हैं। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षा में प्रमुख परिवर्तन उसका शिक्षक केंद्रित से रिक्त स्थान होना चाहिए, प्रबंध केंद्रित से, विद्यार्थी केंद्रित से, विद्यालय केंद्रित से या फिर अभिभावक केंद्रित से? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है शिक्षा में प्रमुख परिवर्तन उसका शिक्षक केंद्रित से विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए। कौन सा केंद्रित होना चाहिए? विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न में पूछा गया है 4 विकल्पों में से कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा व्यक्तिगत समानताएं, ये शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। यहाँ पर आपको शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बताना है। तो सरल सा प्रश्न है, बालक ही शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र होता है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान ने बालकों के प्रति दृष्टिकोण बदल दिया है अतः विद्यालय उन्हें उपलब्ध कराता है। क्या कराता है? अधिक सूचनाएं, उपयोगी अनुभव, अधिक ज्ञान या फिर अधिक शिक्षक? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है उपयोगी अनुभव उपलब्ध कराता है। याद रखिएगा, मनोविज्ञान ने बालकों के प्रति दृष्टिकोण बदल दिया है अतः विद्यालय उन्हें उपयोगी अनुभव उपलब्ध कराता है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला और लास्ट प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है। किससे संबंधित है? शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता से, अधिगम प्रक्रिया से, अधिगम स्थितियों से या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है अधिगमकर्ताओं से, अधिगम प्रक्रियाओं से और अधिगम स्थितियों से शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। यदि इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आया तो ही मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा। तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और आज के वीडियो में आपको कितने नंबर आए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो शेयर कर दीजिएगा जिससे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आए और इसका सेकंड पार्ट में जल्दी ही बना पाऊँ। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएगा। जल्दी दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।